पुरखों की छोड़ी हुई उस रेशम की कारखाना गली में सांस लेना भी एक सजा जैसा था। बनारस की घुटन भरी गलियों में बंद वो जगह सालों से एक राज की तरह दख्तों ने उस पर लगे जंग खाए ताले को तोड़ा तो अंदर से सिर्फ धूल और खामोशी का एक ऐसी महक जो पुराने सागवान, सूखे रंगों और गंगा की नमी में घुली हुई थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे वक्त खुद यहाँ आकर जम गया हो। हर कोने में रेशम के धागों के ढेर थे जो अब अपनी चमक खो चुके थे। बीचों बीच एक बड़ा सा करघा खड़ा था जिसे एक सफेद चादर से ढका गया था, जैसे किसी की मजार हो। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उस चादर को खींचा। नीचे करघे पर एक अधूरा रेशमी कपड़ा चढ़ा हुआ था। उसका डिजाइन मैंने आज तक नहीं देखा था। गहरा नीला, जिसमें काले और सुनहरे धागों से एक अजीब सा उलझा हुआ पैटर्न बुना जा रहा था। वो सुंदर था, पर उसे देखते ही मेरे अंदर एक अनजानी सिहरन दौड़ गई। पैटर्न के बीचों बीच एक खाली जगह थी, जैसे कोई कलाकार अपना सबसे जरूरी हिस्सा बनाने से पहले ही रुक गया हो। उस अधूरेपन में एक अजीब सी कशिश थी, एक पुकार थी। मैंने उसे छुआ तो लगा जैसे रेशम नहीं किसी ठंडी पड़ चुकी चमड़ी को छू रहा हूं। उसी पल कारखाने के सबसे अंधेरे कोने से एक सरसराहट हुई, जैसे कोई रेशमी साड़ी पहनकर मेरे ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया हो। मैंने उस कारखाने को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। यह दादाजी को मेरी श्रद्धांजलि थी। मैंने पुराने जाम हो चुके करघों में तेल डाला, दीवारों पर लगी जालों की परतें हटाई और उस जगह को फिर से सांस लेने लायक बनाया। शुरू में यह सब सुकून देने वाला था, अपने पुरखों की विरासत से जुड़ने का एक जरिया। कारखाने की खामोशी बदलने लगी। अब वो खाली नहीं लगती थी। मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे काम को देख रहा है, हर आहट पर नजर रखे हुए है। रात में काम करते वक्त धागों की रीलें अपने आप जमीन पर गिर जाती। कभी कभी मुझे रेशम के सरसराने की धीमी आवाज सुनाई देती, जबकि हवा का एक झोंका तक नहीं होता था। मैंने इसे अपना वहन समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, शायद अकेलेपन और गम। उन्होंने लिखा था, धागों की भूख कभी खत्म नहीं होती, वो यादें खा जाते हैं। एक जगह साफ साफ चेतावनी थी, उस अधूरे नक्शे को कभी पूरा मत करना। वो दरवाज़ा है, दूसरी तरफ सिर्फ दर्द है। मैंने सोचा ये बुढ़ापे की बातें हैं। शायद दादाजी का दिमाग आखिरी दिनों में ठीक नहीं था। मेरा जुनून मुझ पर हावी था। मैं उस अधूरे रेशम को पूरा करना चाहता था। दुनिया को दिखाना चाहता था कि मैं अपने दादाजी का असली वारिस हूँ। मैंने उस करघे पर बैठना शुरू कर दिया। जिस दिन मैंने पहला धागा बुना, उस रात मुझे कारखाने में किसी औरत की हल्की सिसकी सुनाई दी और हवा में चमेली की वो पुरानी महक तैरने लगी जो दादी बताती थी कि उनकी भी सांस लगाया करती थी। जैसे जैसे मैं उस अधूरे डिजाइन में नए धागे पिरोता गया, कारखाने का माहौल और भी भयानक होता गया। अब यह सिर्फ मेरा वहम नहीं था, करघे पर बन रहा पैटर्न खुद ब खुद बदलने लगा था। रात में मैं उसे एक जगह छोड़कर जाता और सुबह आकर देखता तो उसमें कुछ नए धागे बुने होते जो मेरी यादों से जुड़े थे, लेकिन एक भयानक रूप में। एक बार उसमें मेरे बचपन की एक तस्वीर उभरी। मैं दादाजी के साथ पतंग उड़ा रहा था, लेकिन तस्वीर में पतंग की डोर टूटी हुई थी और दादाजी का चेहरा दर्द से तड़प रहा था। फिर एक दिन रेशम पर मेरी माँ का मुस्कुराता चेहरा बुना हुआ दिखा, पर उनकी आंखों की जगह दो काले गहरे गड्ढे थे
जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। मेरी रातें अब जागते हुए कटती थीं। जब भी सोने की कोशिश करता, मुझे भयानक सपने आते। मैं खुद को रेशमी धागों में लिपटा हुआ देखता, जो मुझे धीरे धीरे करघे के अंदर खींच रहे थे। मैं चीखता, छटपटाता, और जब नींद खुलती तो मेरे जिस्म पर धागों के निशानों जैसे लाल चकत्ते होते। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। मेरा सारा वक्त उसी करघे पर बीतता था। मैं एक अजीब से नशे में था, उस पैटर्न को पूरा करने की जिद में। अब मुझे सिसकियां और सरसराहटें साफ सुनाई देती थी। कभी कभी लगता जैसे कोई औरत मेरे कान के पास आकर धीमी, दर्द भरी लोरी गा रही है। एक रात बिजली चली गई। मैंने मोमबत्ती जलाई तो उसकी कांपती रोशनी में मैंने उसे देखा। करघे के पास एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी, एक औरत की। उसका जिस्म रेशमी धागों और चांदनी से बना लग रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, बस दर्द और तकलीफ का एक एहसास था। उसने अपनी कांपती हुई उंगली उस अधूरे पैटर्न की ओर उठाई, जैसे मुझे रुकने का इशारा कर रही हो। मैं डर के मारे चीख पड़ा और वो परछाई हवा में घुल गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। क्या मैं पागल हो रहा था, या ये जगह वाकई किसी ऐसी चीज की कैद में थी जो मेरी यादों को, मेरे अस्तित्व को धीरे धीरे निगल रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि हर नए धागे के साथ मैं अपना एक हिस्सा खो रहा था, और वो रेशम ज्यादा से ज्यादा जीवंत होता जा रहा था। मैं लगभग पागल हो चुका था। उस रात उस औरत की परछाई देखने के बाद मैं समझ गया कि ये सब मेरे दिमाग का खेल नहीं है। मुझे जवाब चाहिए थे। मैंने पागलों की तरह पूरा कारखाना छानना शुरू कर दिया। दादाजी की डायरी में दूसरी तरफ का जिक्र था, लेकिन वो दरवाजा कहाँ था? तभी मेरी नजर एक पुरानी, धूल भरी संदूक पर पड़ी, जो करघे के ठीक नीचे छिपाई गई थी। उसका ताला इतना पुराना था कि एक ही झटके में टूट गया। अंदर रेशम के कुछ पुराने थान और एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। ये दादाजी की नहीं थी। लिखावट एक औरत की थी। पहले पन्ने पर नाम लिखा था, पार्वती, मेरी परदादी। कांपते हाथों से मैंने डायरी खोली। हर पन्ना एक अनकही तकलीफ की दास्तां था। उन्होंने अपनी दर्दनाक शादीशुदा जिंदगी के बारे में लिखा था, अपने जालिम पति के बारे में, और ये कारखाना ही उनकी एकमात्र पनाहगाह थी। आखिरी पन्नों में उस अधूरे नक्श का राज था। ये कोई मामूली डिजाइन नहीं था। ये एक तांत्रिक विधि थी, एक ऐसा बुनकर का जादू जिससे इंसान पर दादी ने इसे अपने पति को कैद करने के लिए बनाना शुरू किया था, ताकि वो उसकी तकलीफों से आज़ाद हो सके। लेकिन जिस रात वो इसे पूरा करने वाली थी, उनके पति ने उन पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में उन्होंने उस नक्श को सक्रिय कर दिया, लेकिन गलती से उनकी अपनी ही आत्मा उनके जिस्म से खिंचकर उस रेशम में कैद हो गई। वो कोई भूत या पिशाच नहीं थी, वो मेरी परदादी थी, पार्वती। वो मुझे डराना नहीं चाहती थी। वो रोती थी, सिसकती थी, मुझे अपनी तकलीफ दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो जो भयानक तस्वीरें बुन रही थी, वो उनकी टूटी फूटी यादें थीं। वो मुझे चेतावनी दे रही थीं, क्योंकि उस नक्श की भूख सच्ची थी। उसे पूरा होने के लिए एक और जान चाहिए थी, एक और आत्मा। दादाजी ये राज जानते थे, और इसीलिए उन्होंने इस कारखाने पर ताला लगा दिया था। सच किसी जहर की तरह मेरे अंदर फैल गया। मेरे सामने मेरी परदादी की आत्मा रेशम के धागों में कैद थी, दशकों से एक ही दर्द में जी रही थी। मैं उस रेशम को जला नहीं सकता था। यह उनकी कब्र को आग लगाने जैसा होता, क्योंकि इसकी भूख अब मुझसे जो चुकी थी। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं वापस उस करघे पर जाकर बैठ गया।
मेरे हाथ अब कांप नहीं रहे थे। मैंने पार्वती की बुनी हुई तकलीफों को देखा। वो टूटी पतंग, वो खोखली आंखें, वो अंतहीन दर्द। और फिर मैंने बुनना शुरू किया। लेकिन इस बार मैंने सिर्फ धागे नहीं जोड़े, मैंने अपनी सबसे अच्छी यादों को उसमें पिरोना शुरू किया। अपनी माँ की लोरी की गर्माहट, पार्वती की धुंधली परछाई आखिरी बार मेरे सामने आई। इस बार उनके चेहरे पर शांति की एक झलक थी। उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और उनकी उंगलियों ने मेरे गाल को धीरे से छुआ और फिर वो रोशनी में खुल गई। करघे से घट की आखिरी आवाज आई और वो खामोश हो गया। नक्श पूरा हो चुका था। कई हफ्तों बाद जब कारखाने का दरवाजा तोड़ा गया तो वहां बस खामोश करघा खड़ा था, जिस पर बिछा रेशम का शाहकार इतना जीवंत लग रहा था कि देखने वालों को लगा जैसे उसमें अभी भी किसी की सांसें चल रही हो। और उसके ठीक नीचे जमीन पर